लिख दे रहे हैं पर एक समान आवेशित सीधे दिख रहा है ना हो, सीधे एक समान आवेशित सीधे चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं बताओ? इसे लिखा जाता है। देखो एक समान आवेशित सीधे चालक तार, एक चालक तार लेना है और वो तार कैसा होना चाहिए? आवेशित होना चाहिए, मतलब उस पर कोई ना कोई आवेश प्लस माइनस आवेश उपस्थित होना चाहिए। और उसी चालक तार के निकट हम लोग क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। अब देखो ये एक समान आवेशित सीधा चालक तार है, सीधा का मतलब है एक रिजु तार है। तो देखो मैं मान लेता हूं एक यहां पर सीधा चालक तार है, ये मान लो क्या है? एक सीधा चालक तार है, ये एक सीधा चालक तार है। अब देखो इस पर एक समान आवेश हम लोग उपस्थित करेंगे। कौन सा आवेश उपस्थित करें? क्या हुआ? कौन दिक्कत होगी बताइएगा हमें। देखो अब ये क्या है? एक आवेशित चालक तार है। अब अभी आवेशित नहीं है, अब हम इसको आवेश चारों तरफ लाएंगे। ये मान लो एक समान आवेश प्लस क्यू दो चारों तरफ क्या है? उपस्थित, दोनों तरफ, इधर भी इधर भी। अब देखो जैसे मान लो ये पूरा चालक तार ये क्या है? आवेशित है। अगर कोई चालक तार आवेशित है तो उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, मतलब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? चालक तार है और ये आवेशित है। इसके चारों तरफ देखो कुछ इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ऐसे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ऐसे। दरअसल ये जो चालक तार होता है वो किस आकार का होता है? बेलन के आकार का होता है, गोले के आकार का, किस आकार का होता है बताओ? तार किस आकार का होता है? गोले के आकार का कि बेलन के आकार का, किस आकार का? काजल तार किस आकार, ये किस आकार का है? तो अब ये इसे चालक तार भी होगा ना। देखो ये तार दिख रहा है, ये किस आकार का है? बेलन के आकार का है। तो यहां पर देखो एक तार है और ये जो तार है ये क्या है? एक समान आवेश प्लस क्यू से क्या है? आवेशित है। अब इसके चारों तरफ हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ये क्योंकि ये जो तार है बेलन के आकार का होता है, इसलिए जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी बेलन के आकार का ऐसे उत्पन्न होगा। इसके चारों तरफ ऐसे होगा, ऐसा नहीं कुछ दूरी पर ऐसा कुछ नहीं, तो बेलन के आकार का उत्पन्न होगा। अब देखिएगा हम कल एक चीज आपको बताए थे, आवेश का रेखीय घनत्व। तो देखो चूंकि ये एक सीधा तार है, सीधा ये मतलब एक आप रेखा बोल सकते हो, इसलिए इस चालक तार का जो रेखीय घनत्व होगा वो क्या होगा? लैम्डा होगा। ठीक है ये। और ये जो बेलन बन रहा है इसकी लंबाई मान लेते कितना है? स्मॉल एल है ये। और इससे इस चालक तार से r दूरी पर मान लेते हैं कि एक बिंदु क्या है? P है। एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। और इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें एक छोटा सा पृष्ठ लेना पड़ेगा। एक छोटा सा पृष्ठ काट लिए है। इस पहले हम लोग क्या करेंगे? इस छोटे से पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसके बाद उसका पूरा निकालने के लिए समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर इसका मान लेते क्षेत्रफल क्या है? dA है और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E है। ऐसा। अब बात को थोड़ा इसमें लिखोगे क्या? मानोगे सर कि एक अनंत लंबाई का सीधा चालक तार है जिस पर एक समान आवेश प्लस क्यू उपस्थित है और इस चालक तार का रेखीय घनत्व क्या है? लैम्डा है। और इस
चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ज्ञात करना है। और चूंकि जो चालक तार है वो क्या है बेलन के आकार का, इसलिए जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी बेलन के आकार का उत्पन्न होगा। और मान लेते हैं ये जो एक बेलन है वो क्या, उस बेलन की लंबाई क्या है स्मॉल l है। और एक पृष्ठ हम लोग काटेंगे इस बेलन का हम लोग एक छोटा सा पृष्ठ DA काटेंगे और उसकी तीव्रता कितनी होगी, उस पर तीव्रता मान लेते हैं वेक्टर E है ऐसा, ठीक है। तो हम सबसे पहले आप लोग जानते हो, अब इसमें क्या करेंगे, चूंकि अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। सबसे पहले इसमें निकालिए कि वैद्युत बल रेखा कितनी गुजरेगी। तो सबसे पहले छोटे खंड के लिए वैद्युत बल रेखा हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर A ऐसा होगा। अब d फाई E देखो ये छोटे से खंड के लिए मैं लिख दे रहा हूं, छोटे से खंड के लिए है, छोटे से खंड मतलब वही छोटे से खंड के लिए है। तो चूंकि जब क्षेत्रफल बहुत कम है तो वैद्युत फ्लक्स भी बहुत कम होगा, बराबर ये होगा EdA क्या हो जाएगा cos थीटा। अब चूंकि वही वाला केस जो गॉस की प्रमेय में लगाए थे, ये EdA बनेगा और इस cos थीटा का मान आप कितना लिखोगे 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। बताओगे सर जो E है और ये दोनों क्या होंगे लंबवत होंगे ऐसा। तो d फाई E बराबर ये हो जाएगा EdA। ये तो है कितना वैद्युत फ्लक्स जाएगा, ये इस छोटे के लिए है, इस छोटे से पृष्ठ के लिए है। और हम लोग अगर पूरा इस बेलन से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, समाकलन, इसलिए लिखोगे कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। तो अगर कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे इसका क्या करेंगे हम लोग समाकलन। देखो अभी तक बात कल ही वाली चल रही है ये ऐसा। अब देखो इसका समाकलन करोगे कितना होगा फाई, अब E कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये बचेगा DA। अब थोड़ा सा कल हम लोग जो गॉस की प्रमेय के लिए निकाल रहे थे वो चूंकि था गोला, इसलिए पूरा क्षेत्रफल गोले का लिखे थे। आज जो है क्या है, आज हमारे पास क्या है बेलन, इसलिए किसका क्षेत्रफल लिखोगे बेलन का। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r H होता है बालक, बेलन ऐसा होता भैया ना, देखो ये इसकी ऊंचाई हम लोग h मानते हैं और देखो यहां से इसकी त्रिज्या r होती है। अब देखो लेकिन यहां पर हम लोग इसकी ऊंचाई चाहे मान लो चाहे लंबाई क्या मान लिए l, तो इसके h की जगह पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, आप सीधा लिखोगे इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। वी नो दैट हम लोग जानते हैं क्या कि जो गॉस की प्रमेय होती है फाई E बराबर क्या होता है बोलो एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम लोग और जानते हैं आल्सो वी नो दैट, हम लोग एक चीज और जानते हैं, कल हम लोग सीखे थे कि जो आवेश का ये लैम्डा बराबर आवेश का रेखीय घनत्व होता है वो बराबर किसके होता है Q अपान में L के। तो यहां से अगर आप Q निकालोगे तो कितना आएगा Q इक्वल टू कितना आएगा लैम्डा L। तो इस Q का मान ना यहां उठा के रख दो। तो आगे थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे, तो फाई E बराबर देखो फाई E बराबर Q का मान कितना लिखोगे लैम्डा L अपान में क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 2 मान लो ऐसा। समीकरण 1 और 2 देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2, या तो आप ऐसा कर लीजिए फाई बराबर कितना है इतना है, तो समीकरण 1 में इसका मान रख दो, ठीक जाने दो। तो समीकरण 1 में फाई E का मान रखने पर तो इस फाई E का मान क्या है देखो यहाँ पर लैम्डा L अपान में एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 2 पाई r ये हो जाएगा। अब इसको काहे रखे हैं, क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, इसलिए इसको रखे हैं। अब यहां से E का मान निकालोगे, E का मान निकालोगे कि मैं थोड़ा सा और इजी कर दूं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये होगा E इंटू 2 पाई r L इंटू क्या होगा एप्सिलॉन नॉट और बराबर कितना हो जाएगा लैम्डा। E का मान यहां से निकाल लो, E बराबर होगा
लैम्डा एल अपान में 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखो, हम लोग अभी तक जितनी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हैं उसमें ये जरूर होगा, देखो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या जो अब उसके बाद चाहे जो हो Q अपान में आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, मतलब ये जरूर होता है। तो हम लोग इसको बनाएंगे, ये बनाएंगे, देखो कैसे बनेगा। इसको हटाओ 1 अपान, इसको अभी बाद में रखेंगे, देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना इतना ले लिए। देखो एक ये यल है, ये यल से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां आपको ऊपर बचा क्या, लैम्डा, और नीचे क्या बचा, देखो आर, ये हो गया। यदि हम लोग ऊपर नीचे 2 से गुणा करा दे ऐसा, तो बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो E इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी इसमें देखो, इसमें 2 से गुणा कराओ, कितना होगा ये हो जाएगा 4, अब हो जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होगा 2 लैम्डा अपान में क्या हो जाएगा आर। अब देखो बन गया कि नहीं बन गया। इससे क्या होगा कि सर हम लोग इसका मान जानते हैं, और अगर दूरी का मान पता होगा और लैम्डा का मान पता होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तुरंत आ जाएगा। इससे ये फायदा होता है। तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो भी है इस रूप में बना लेंगे, जो कि इसका मान पता होता है, तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आराम से आ जाएगा। तो ये था क्या, एक आवेशित सीधे चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। ठीक है, आप एक चीज समझिएगा, ये देखो ये पूरा कांस्टेंट, सिस्टम पूरा कांस्टेंट है, ये भी पूरा कांस्टेंट है। तो ये जो ई है, ई वो देखो किसके, आर के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहां से ये सिद्ध होता है कि सर अगर अनंत लंबाई के लिए एक जो सीधा तार होगा उसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी आर दूरी पर ना, आर दूरी पर स्थित बिंदु P के व्युत्क्रम के बराबर होगा। ये आप सीधा सीधा बोलोगे सर कि अनंत लंबाई के एक समान सीधे आवेशित चालक तार के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी के व्युत्क्रम के क्या होती है, बराबर होती है, या दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये होता है। अब देखो दरअसल इसको कभी कभी वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है। जैसे हम लोग क्या किए थे, अभी वेक्टर फॉर्म में लिखे थे, कूलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म में लिखे थे। कूलाम के नियम जो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे थे ना, तो वेक्टर एफ बराबर लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। यहाँ पे आर कैप लगा दिए थे। यहाँ पे अगर 1 1 2 है तो यहाँ पर कितना होगा 2 1 होगा। यहाँ पर आर कैप, चूंकि सब ये देखो दूरी भी क्या है, अदिश है, ये सब अदिश है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो हम लोग मजबूरी बस इसको वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर वेक्टर लगाते हैं और एक यहाँ पर यूनिट वेक्टर जोड़ देते हैं। अब ये सदिश फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो आप नीचे वही लिखोगे वेक्टर रूप में, वेक्टर रूप में यही लिख लोगे, वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा आर।